अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का सबक है नादान दोस्त। नादान दोस्त के मुसन्निफ है प्रेमचंद। तो चलिए हम पहले मुसन्निफ के बारे में पढ़ें, कहानी हम फिर बाद में पढ़ेंगे। पहले हम मुसन्निफ के बारे में जानें। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेमचंद। प्रेमचंद की पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में और उनकी वफात हुई 1936 ईस्वी में। तो बच्चों इस सन को याद रखें कि प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई और उनकी वफात कब हुई। मुसन्निफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था, तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। उनकी पैदाइश कहाँ है? बनारस के करीब एक गांव है, वहाँ लम्ही गांव, उसी में वहाँ प्रेमचंद पैदा हुए। उनका शुमार उर्दू के इब्तदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। प्रेमचंद बहुत मशहूर अफसाना निगार गुजरे हैं, तो अहम और ख़ास अफसाना निगारों में प्रेमचंद का शुमार होता है। उनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। प्रेमचंद के अफसानों में ज़िंदगी के जो हकीकी मसाइल, जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल, छोटे बड़े इस तरह के जो होते हैं मसाइल इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो छोटे से छोटा मसला हो, उनकी कहानियों में नज़र आता है। उनकी कहानियों के ख़ास और पहचान क्या है? गुर्बत और इफलास में जीने वाला आम इंसान, ख़ुसूसन देहाती किसान और मज़दूर, उनके अफसानों का अहम किरदार होता है। प्रेमचंद के अफसानों का अहम किरदार क्या है? ज़्यादातर प्रेमचंद की कहानी ऐसी होती है जो गुर्बत में परवरिश पा रहे हों, और जो एक आम इंसान की भी ज़िंदगी होती है, उसके साथ कैसे कैसे मसले होते हैं, उसे भी प्रेमचंद ने अपने अफसानों में जगह दी है। और ज़्यादातर देहात के रहने वाले किसान और मज़दूर किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके बारे में ज़्यादा इन्होंने अफसाने लिखे हैं। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। उनके कई अफसाने और कई नावलें हैं जो मशहूर हैं। उनमें वो है प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात। ये उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। ये अफसाने हैं, अफसानों का मजमुआ। उसके बाद अहम नावल उनके हैं गोदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाजार हुस्न। ये उनके अहम नावल हैं। तो ये थे बच्चों प्रेमचंद के बारे में, मुसन्निफ के बारे में। नादान दोस्त के मुसन्निफ कौन? प्रेमचंद। अब चलिए हम आगे कहानी पढ़ते हैं, नादान दोस्त। बच्चों इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, अच्छी तरह समझ करके एक एक लाइन समझ लीजिए, तो आपको इसके सवाल जो होते हैं उसको हल करने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसके अहम किरदार हैं केशव और श्यामा। केशव के घर में एक कॉर्न्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। कौन देखा करते? केशव और श्यामा। सवेरे दोनों आंख मलते कॉर्न्स के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। सुबह सवेरे ही बच्चे उठ जाते और आंख मलते हुए पहले चिड़ा और चिड़िया के घोंसले के वहां पर चले जाते, वहां दोनों को देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा आता था। दोनों चिड़ा चिड़िया को देखते बच्चे, केशव और श्यामा, तो उन्हें बड़ा मजा आता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रही थी। यहाँ कहने का मतलब यह है कि बच्चे अच्छी चीज़ों, मिठाइयों की तरफ कितने बहुत रग़बत से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन परिंदों के वजह से, परिंदों में इनको इतना मज़ा आ रहा था उनको देख कर के अच्छी चीज़ें, मिठाई हो, जलेबी हो, दूध है, उसकी भी उन्हें सुध नहीं रही थी, उसकी भी उन्हें होश नहीं थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। किसके दिल में? केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवालात उठते थे कि अंडे किस रंग के होंगे,
انہیں لگتا تھا کہ انڈے کس رنگ کے ہوں گے یا پھر انڈے کتنے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے، ان میں سے بچے کس طرح نکل آئیں گے، بچوں کے پر کیسے نکلیں گے، گھونسلہ کیسا ہے. یہ سب باتیں دونوں بچوں کے کیشو اور شیاما کے ذہن میں بار بار آتے رہتے تھے، لیکن ان باتوں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا. نہ اماں کو گھر کے کام دھندے سے فرصت تھی، نہ بابو جی کو پڑھنے لکھنے سے. دونوں بچے آپس میں سوال و جواب کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیا کرتے تھے. کون؟ کیشو اور شیاما. دونوں بچے بس اپنے دل میں ہی سوال پوچھتے اور اس کا طرح طرح دل میں خیال آتا، اسے ہی اپنے دل میں لیا کرتے تھے. شیاما کہتی کیوں بھیا، بچے نکل کر پھر سے اڑ جائیں گے. شیاما اپنے بھائی سے پوچھتی، لیکن کیشو عالمانہ غرور سے کہتا. اس وقت کیشو کو لگتا کہ وہ بہت نالج رکھتا، وہ بہت جانکاری ہے، وہ تھوڑا آکڑتا کہ شیاما اس سے کوشچن کر رہی ہے، سوال پوچھ رہی ہے. تو وہ غرور سے کہتا، ہاں رے پگلی، پہلے پر نکلیں گے، بغیر پروں کے بیچارے کیسے اڑ جائیں گے. تو شیاما کہتی، بچوں کو کیا کھلائے گی بیچاری. کیشو پھر اس پیچیدہ سوال کا جواب کچھ نہ دے سکا تھا. اس طرح 3-4 دن گزر گئے. دونوں بچوں کی خواہشات، تحقیقات دن بدن بڑھتی جاتی تھی. کس کے بارے میں؟ دونوں پرندوں، چیڑا اور چڑیا کے بارے میں. طرح طرح کی تحقیق کرتے تھے لوگ. انڈوں کو دیکھنے کے لیے وہ بےتاب گھونٹتے تھے. انہیں بے چینی ہو رہی تھی کہ انڈوں کو دیکھیں. انہوں نے قیاس کیا اب بچے ضرور نکل آئیں گے. بچوں کے سارے سوال اب ان کے سامنے کھڑا ہوا. ان کا خیال تھا کہ انڈوں سے اب بچے نکل گئے ہوں گے. چڑیا بیچاری اتنا دانا کہاں پائے گی کہ سارے بچوں کا پیٹ بھرے. غریب بچے بھوک کے مارے چوں چوں کر کے مر جائیں گے. ان بچوں کا خیال تھا کہ ایک چڑیا بیچاری اتنا اناج کہاں سے لائے گی کہ اتنے بچوں کا پیٹ بھرے. تو اگر بچے کے لیے اناج نہیں آئے گا تو غریب بچے تو بھوک کے مارے مر جائیں گے. اس مصیبت کا اندازہ کر کے کیشو اور شیاما نے اس مصیبت کا اندازہ کر کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ کالمز پر تھوڑا سا دانا رکھ دیا جائے. شیاما خوش ہو کر بولی، تب تو چڑیوں کو چارے کے لیے کہیں اڑ کر جانا نہ پڑے گا. شیاما خوش ہو گئی کہ اب تو اناج کے لیے، دانا کے لیے چڑیوں کو کہیں بھی اڑ کے نہ ہی جانا پڑے گا. کیشو، نہیں، تب کیوں جائے گی. شیاما کہتی ہے، کیوں بھیا، بچوں کو دھوپ نہ لگتی ہوگی. کیشو کا دھیان اس تکلیف کی طرف نہ گیا کہ وہاں پر بچوں کو دھوپ لگے گی. بولا، ضرور تکلیف ہوتی ہوگی، بیچارے پیاس کے مارے تڑپتے ہوں گے، اوپر سایہ بھی نہیں ہے. یہ فیصلہ ہوا کہ گھونسلے کے اوپر کپڑے کی چھت بنا دینی چاہیے. پانی کی پیالی اور چاول رکھ دینے کی تجویز منظور ہو گئی. گھونسلے کے اوپر کپڑے کی چھت کس لیے لی؟ یعنی بچوں کو، جو انڈے سے بچے نکلے، اسے دھوپ نہیں لگے. دونوں بچے بڑے شوق سے کام کرنے لگے. شیاما ماں کی آنکھ بچا کر مٹکے سے چاول نکال لائی. کیشو نے پتھر کی پیالی کا تیل چپکے سے زمین پر گرا دیا اور اسے خوب صاف کر کے اس میں پانی بھرا. اب چاندنی کے لیے کپڑا کہاں سے آئے، یہ بھی بچے سوچ رہے تھے. پھر اوپر بغیر چھڑیوں کے ٹھہرے گا کیسے؟ اگر اوپر کپڑے ڈالیں گے چھت کے لیے تو بغیر چھڑی کے وہ کپڑا کیسے رہے گا؟ اوپر چھڑیاں کھڑی کیسے ہوں گی؟ یہ سب سوال بچوں کے ذہن میں آ رہے تھے. کیشو بڑی دیر تک اسی ادھیڑ بن میں رہا. آخر اس نے یہ مشکل بھی حل کر لی. شیاما سے بولا، جا کر کوڑا پھینکنے والی ٹوکری اٹھا لاؤ، اماں کو مت دکھانا. یہ کیشو نے شیاما سے کہا. شیاما دوڑ کر ٹوکری اٹھا لائی. کیشو نے اس کے سوراخ میں تھوڑا سا کاغذ ٹھونس دیا اور ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لٹکا کر بولا، دیکھ، ایسے ہی گھونسلے پر اس کی آڑ کروں گا تو کیسے دھوپ جائے گی. اسے کپڑے کو اوپر سے ڈال کر بولتا ہے کہ اس طرح ہم بچے کو دھوپ سے بچائیں گے.
श्यामा ने दिल में सोचा। उसे उस वक्त भैया बहुत अपना उसका भाई बड़ा होशियार लग रहा था। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। दोनों बच्चों यानी केशव और श्यामा को। लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। उस वक्त बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। माँ ने जबरदस्ती सुलाई, लेकिन बच्चे का दिल और जहन परिंदों की तरफ था, चिड़िया की तरफ था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजा की खिड़की खोलकर बाहर निकल आए। उनकी अम्मा ने बच्चों को सुला यानी अपने बच्चे को सुला दिया, लेकिन बच्चे वहां पर क्या, वो सोए नहीं, बस के सोने का ड्रामा करते रहे। ऐसा लगा कि वो खुद सोए हैं। तो अम्मा जी ने जब ये देखा कि बच्चे सो गए तो अम्मा जी भी अच्छी तरह सो गए, और जब बच्चे ने देखा कि अम्मा जी सो गई हैं तो वो चुपके से उठे और दरवाजे खोलकर बाहर चले आए, क्योंकि उनके दिल में ये बेचैनी हो रही थी कि बच्चे को देखे अंडे किस तरह हैं, बच्चे किस तरह हैं, अंडों से बच्चे निकले या नहीं। तो अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। फिर दोनों बच्चे अंडों की हिफाजत करने लगे। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम न चला। तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी, क्योंकि स्टूल उतनी ऊंचाई पर नहीं जा रहा था वो। तो चौकी लाकर फिर उस पर स्टूल रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। क्यों पकड़ी हुई थी? ताकि भाई गिर न जाए और वो अच्छी तरह अंडों पर छत भी डाल सके। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। क्योंकि केशव को लग रहा था कि स्टूल का जो पाया है वो भी बराबर नहीं है, वो हिल रहा था और हो सकता है वो गिर जाए। गिरने के डर से वो परेशान था। फिर भी वो अंडों की हिफाजत के लिए उस पर छत डालने के लिए तैयार था। दोनों हाथों से कारण से पकड़ लेता था और श्यामा दबी आवाज से डांटता। श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतरकर बहुत मारूंगा। वो काम भी करते जाता और बहन को डांटते भी जाता। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कारंस पर था। बार बार उसका ध्यान इधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कारंस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कि कारंस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। केशव ने क्या देखा? ऊपर थोड़े से तिनके हैं और उस पर 3 अंडे हैं। जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे, वैसा ही घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा। श्यामा के दिल में ये हो रही थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि भैया ऊपर क्या देख रहा, कैसा है घोंसला, कैसा है, अंडे कैसे हैं, अंडे से बच्चे निकले या नहीं। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा, केशव 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। तो फिर श्यामा पूछती है, श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा झंडी लेकर आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। इन लोगों को लग रहा था अपने के अंडों को और हिफाजत से रखा जाए, तो इसलिए ये अंडे उठाकर कपड़े पर बिछाकर रखना चाह रहे थे। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया कर तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली,
अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आए, मैं उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। फिर श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों बच्चों ने अपने जानते अंडे को बड़ा हिफाजत से रखा, लेकिन दोनों परिंदे बार बार कर्न्स पर आते और बगैर बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों से डर से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में आया, चौकी जहां की थी वहीं रख दी। दोनों बच्चों को ऐसा लगा कि परिंदे चिड़िया इन लोगों के डर से नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने दोनों केशव और श्यामा ने स्टूल और चौकी उठाकर कमरे में रखी और वहां से चले आए। चूंकि श्यामा ने अंडे नहीं देखे थे, केशव ने नहीं दिखाया, तो श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। यहाँ पर भाई धमकी देता है ना। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव कहता है, अगर गिर पड़ती तो 4 सर न होते। श्यामा कहता है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था दोपहर को न निकलना, किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं की। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल ही दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इस वजह से अब इसको श्यामा पर एतबार न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर लू तेज चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। फिर यहाँ 4 बजे यकायक अचानक श्यामा की आंख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कॉर्नर्स के पास आई, ऊपर की तरफ तकने लगी। टोकरी का पता न था। इत्तफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। जब 4 बजे यकायक अचानक श्यामा की आंख खुलती है तो देखती है कि दरवाजा खुले हुए थे। दौड़ती हुई कॉर्नर्स के पास आती है तो ऊपर की तरफ देखती है, घोंसले की तरफ, तो वहां टोकरी भी नहीं था। जब वो नीचे देखती है तो उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोलती है कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा पूछी रही है कि और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। वहां पर केशव झुंझला जाता। केशव कहता, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे पड़े हैं,
माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ गुस्सा होती है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। श्यामा ने सोचा, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, वो भाई की शिकायत कर देती है। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा बताती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव जब देखता है केशव कि बहन उसकी शिकायत कर रही है, तो अब ये भी बहन की शिकायत करने लगता। केशव कहता है, तो उसको थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा कहती है, तुम ही ने तो कहा था। तो माँ कहती है, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ कहती है, और क्या करती, केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोलता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के जाम में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहां दिखाई न दी। तो ये कहानी थी प्रेमचंद की। इसके मुसन्निफ थे प्रेमचंद। बच्चों, इस कहानी के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, यहाँ इसका माने बता देती हूँ। आलमाना गुरूर माने बड़बोलापन, जानकारी का घमंड। पेचीदा के माने उलझा हुआ और मुश्किल। ख्वाहिश के माने होते हैं तलब, चाहत, तमन्ना। तहकीकात के माने होते हैं छानबीन, जानना, मालूम करना। कयास के माने होते हैं अंदाजा। बेताब के माने बेचैन। तजवीज के माने मशवरा। उधेड़-बुन के माने सोच विचार। एतबार के माने भरोसा। इत्तफाकन के माने अचानक। अफसोसनाक के माने दुख भरा। दुष्ट कहते हैं शरीर और बेरहम। जाम माने गुरूर। बच्चों, ये थे कहानी नादान दोस्त। अब इस कहानी को लिखने का मुसन्निफ का मकसद क्या है, इससे हमें क्या सबक मिलती है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले, हम कोई भी काम करें तो उसे करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए। यहाँ केशव और श्यामा ने क्या किया, चिड़ियों के अंडे को छुआ। तो इस काम को करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए कि इस काम का फिर अंजाम क्या होगा। और कभी ऐसा होता है, दोस्ती समझदारी के साथ करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्त जरूर थे, केशव और श्यामा परिंदे चिड़िया के दोस्त बने, लेकिन ये नादान थे। इन्होंने उनके अंडों को आराम से रखने के लिए वहां पर बहुत सारे जतन किए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि अगर ये अंडे छुएंगे तो चिड़िया उसको नहीं सेती है और फिर उससे बच्चे भी नहीं निकलते। तो ये केशव और श्यामा नादान दोस्त कहलाए। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसे खूब सोच समझ लेना चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए, समझदारी के साथ करनी चाहिए। और जानवरों को जो जिंदगी है गुजारने का, जो उनका तरीका है, जानवरों को हम एक आज़ादी की जिंदगी देनी चाहिए। जानवर हमेशा आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं। उनके जिंदगी गुजारने में हम लोगों को किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या नुकसान हो गया कि अंडे फूट गए, उससे बच्चे भी निकल नहीं पाए,
क्योंकि ये इंसान की तरह सोच रहे थे केशव और श्यामा, लेकिन यहाँ पर जानवरों के जीने का तरीका कुछ अलग था। तो ये मुसन्निफ ने यहाँ समझाया है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें खूब सोच समझ लेना चाहिए। तो ये थे बच्चों आज की कहानी। इंशाल्लाह इसके जो सवालात होंगे इसे हल करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।